नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे छोटा दूल्हा और बड़ी बाराती। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब आगे बढ़कर रत्नावली ने उसे समझाया, पिताजी महाराज, इस प्रकार आवेश एवं क्रोध में ना आइए। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका मुझे कोई मलाल नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री महादेव जी की कोई गलती नहीं है। युवराज परिमल का जीवन बचाने के लिए ही उन्होंने आपके साथ ये छल किया था। तब रत्नावली ने विस्तार पूर्वक महिपाल वर्मन को उस ज्योतिषी की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया जो ज्योतिषी ने युवराज परिमल के बारे में की थी। रत्नावली की सारी बात जानकर महिपाल वर्मन ठंडी सांस भरकर रह गया। कुछ भी हो बेटी, लेकिन तेरे साथ यह अच्छा नहीं हुआ। अब तो इस बालक पति के साथ कैसे जीवन गुजारेगी? इसकी चिंता आप ना कीजिए पिताजी महाराज। अच्छा ठीक है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलने की तैयारी कर ले। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब नवलगढ़ में ही मेरा शेष जीवन गुजरेगा। रत्नावली, मैं जानता हूँ तू बहुत जिद्दी है। एक बार जो जिद कर लेती है फिर उसे करके ही रहती है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रत्नावली एवं परिमल को बुझे मन से आशीर्वाद दे महिपाल वर्मन उसी दिन वहां से अपने राज्य लौट गया। रत्नावली माँ पार्वती की सच्ची उपासिका थी। सो अब वो युवराज परिमल के साथ राज्य की सीमा पर स्थित माँ पार्वती के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। एक दिन जब वो माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने करके परिमल के साथ मंदिर से बाहर निकल रही थी, ओ, इस बालक के साथ ये अनुपम सुंदरी कौन है? ऐसा रूप सौंदर्य तो केवल अप्सराओं के पास ही होता है। रत्नावली जब परिमल के साथ रथ में बैठकर वहां से चली गई तो वो स्त्री मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। पुजारी जी, अभी अभी जो युवती मंदिर में पूजा करके गई है वो कौन थी? अरे, तुम उसे नहीं जानती? वो नवलगढ़ के युवराज परिमल की पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली के साथ ये बालक कौन था पुजारी जी? यही तो युवराज परिमल थे। क्या कहा पुजारी जी? वो बालक रत्नावली का पति था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक बालक एक युवती का पति? इसी को तो विधि का विधान कहते हैं बेटी। इस संसार में सब कुछ हो सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं पुजारी जी। रत्नावली एवं बालक युवराज परिमल को देखकर तो आपका कहना सत्य प्रतीत होता है। ये कह हैरानी में डूबी वो स्त्री वहां से चल दी। उसी दिन संध्या के समय की बात थी। सुंदरगढ़ राज्य में वो स्त्री राजा नाहर सिंह से कह रही थी, महाराज, नवलगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित महादेव के मंदिर के बाहर आज मैंने संसार का 8वां अजूबा देखा। कैसा अजूबा? बात को घुमा फिरा कर नहीं, अपितु सीधी तरह बताओ फुलवा। तो सुनिए महाराज, वहां मैंने अप्सराओं के समान अत्यंत सुंदरी युवती रत्नावली देखी थी। उसके साथ उसका 6-7 वर्षीय पति परिमल भी था, जो कि नवलगढ़ का युवराज है। क्या कहा? एक युवती का 6 वर्षीय पति? हाँ महाराज, सच कहा मैंने। और युवती भी ऐसी रूप जिसके सामने रूप गर्विताएं भी पानी भरे। तो फिर ऐसी अनिध सुंदरी नवलगढ़ में क्या कर रही है? उसे तो हमारे रानी निवास में होना चाहिए। महाराज, रत्नावली सुंदरी होने के साथ साथ किसी की पत्नी भी है। वो भला आपके रानी निवास की शोभा कैसे बन सकती है? फुलवा, ये तुम कह रही हो, तुम जिसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। महाराज, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। मैं चाहूँ तो पानी में भी आग लगा सकती हूँ। लेकिन हम तुम्हारी लेकिन का मतलब समझ गए हैं फुलवा। तुम्हें इस कार्य को करने के बदले में मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। फिर समझिए महाराज कि रत्नावली जल्द ही आपके रानी निवास में आ जाएगी। बस इसके लिए मुझे कुछ माह का समय चाहिए। ठीक है फुलवा, हम तुम्हें 6 माह का समय देते हैं, लेकिन तुम्हें हर 8वें दिन नीलवन में हमसे भेंट करके हमें अपने कार्य की प्रगति के बारे में सूचना देनी होगी।
तब फुलवा के कहने पर नाहर सिंह ने उसके लिए राजसी वस्त्र आभूषण उपलब्ध करा दिए, जिन्हें पहन वो अधेड़ स्त्री का स्वांग भरकर रथ में बैठ उसके साथ नवलगढ़ की ओर चल दी। रत्नावली के रूप का वर्णन करके फुलवा ने रत्नावली के प्रति हमारे मन में अनबूझी प्यास जगा दी है। अब ना जाने कब फुलवा रत्नावली को सुंदरगढ़ लाने में सफलता पाएगी। सुंदरगढ़ से चला फुलवा का रथ नवलगढ़ के राजमहल के बाहर ही जाकर रुका। रथ से उतर वो पहरेदारों से बोली, जाओ महल में जाकर सूचना दो कि युवराज परिमल की पत्नी रत्नावली की बुआ पुष्पावली महल के बाहर खड़ी है। एक पहरेदार तुरंत ही महल में यह सूचना देने चला गया। यह सूचना पाते ही रानी रत्ना एवं रानी पद्मा तुरंत दौड़ी दौड़ी महल के द्वार पर आई। आप द्वार पर ही क्यों रुक गई? आइए महल में चलिए। वे दोनों आदर सहित फुलवा को राजमहल में ले आई। फुलवा को उन्होंने राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। तत्पश्चात रत्नावली के कक्ष में पहुंची। रत्नावली, सुंदरगढ़ से तुम्हारी बुआ पुष्पावली आई है। मेरी बुआ? लेकिन मेरी तो कोई बुआ नहीं है। तो फिर वो कौन है जिसे हम तुम्हारी बुआ समझकर राजकीय अतिथि गृह में ठहरा आई हैं? चलिए माँ, अतिथि गृह में ही चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। रत्नावली रत्ना के साथ तुरंत ही अतिथि गृह की ओर चल दी। परिमल उसके साथ भी था। जैसे ही वो सब फुलवा के कक्ष में पहुंची, वो दौड़कर रत्नावली से लिपट गई। तत्पश्चात, मेरी बच्ची रत्नावली, तो ठीक तो है? मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तुम मुझे कैसे पहचानेगी बेटी? आज कितने वर्षों बाद मैं अपने फूल सी भतीजी को देख रही हूँ। तब तू 4 साल की थी जब मैं राजमहल छोड़कर चली गई थी। कहाँ चली गई थी आप? बेटी, ये एक लंबी कहानी है, पर तेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुझे अपनी कहानी संक्षेप में सुनाती हूँ। बरसों पहले जब मैं युवा थी तो मैंने अपनी मर्जी से सुंदरगढ़ के राजा नाहर सिंह से विवाह कर लिया था, जबकि तुम्हारे पिता और मेरे भाई महिपाल वर्मन मेरा विवाह जयंतपुर के राजा जयनसेन के साथ करना चाहते थे। नाहर सिंह और मेरे गुप्त विवाह के बारे में जानकर तुम्हारे पिता मुझसे बुरी तरह रुष्ट हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसी समय मुझे काकेशस नगर को छोड़कर चले जाने को कहा। उनका ये आदेश सुन मैं राजा नाहर सिंह के साथ उनकी रानी बनकर सुंदरगढ़ चली आई। ओह, फिर आपका और पिताजी का बरसों बाद मिलाप कैसे हुआ? उनसे मिलने के पश्चात ही आपको ये पता चला होगा कि मेरा विवाह नवलगढ़ के राजघराने में हुआ है। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अभी कुछ दिन पहले मैं और राजा नाहर सिंह भ्रमण करने नीलवन में गए थे। वहीं वन में अचानक तुम्हारे पिता से मुलाकात हो गई। इतनी लंबी जुदाई के पश्चात जब हम दोनों भाई बहन मिले तो सारे गले शिकवे दूर हो गए। तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में बताया था। ओह, तो ये बात है। तभी मैं आपको पहचान नहीं सकी। फुलवा द्वारा सुनाई गई झूठी मनगढ़ंत कहानी को सुनकर रत्नावली को विश्वास हो गया कि फुलवा वास्तव में ही उसकी बुआ है। इधर रत्ना और पद्मा के चेहरे पर फुलवा की कहानी सुनकर आवेश उभर आया था। रत्ना चिहुक कर उससे बोली, तो तुम हमारे जानी दुश्मन नाहर सिंह की पत्नी हो? ये तुम क्या कह रही हो रत्ना? राजा नाहर सिंह ने तो मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया था। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। तुम्हारे पति ने हमारे निर्दोष पति को अकारण ही मौत के घाट उतारकर हमें विधवा बना दिया था। ओह रानी जी, यदि ऐसी बात है तो आपके पति की ओर से, अपने पति की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये कह सचमुच ही फुलवा ने रत्ना के आगे हाथ जोड़ दिए थे। ये देख रत्ना बुरी तरह अचकचा गई। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। आपका इस प्रकार मेरे आगे हाथ जोड़ना उचित नहीं है। पहले आप ये कहिए कि आपने मेरे पति को क्षमा कर दिया है। ये सुन रत्ना ने लंबी सांस खींची। ठीक है, आपकी विनम्रता देखकर मैं राजा नाहर सिंह को क्षमा करती हूँ। आप हमारी अतिथि हैं। जब तक आपका जी चाहे आप नवलगढ़ में रह सकती हैं। धन्यवाद रानी जी। फुलवा यही तो चाहती थी। अपनी सफलता पर वो मन ही मन खुश हो उठी। धूर्त फुलवा रत्नावली की बुआ बनकर सम्मान के साथ महल में रहने लगी।
रत्नावली की बुआ होने के कारण सब उसका बड़ा आदर करते थे और हर प्रकार से उसे खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। वाह फुलवा, तेरे भी क्या नसीब बदले हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार राजमहलों के सुख भोगूंगी। इस प्रकार पूरा एक सप्ताह बीत गया। 8वें दिन फुलवा रत्नावली से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की और अकेले ही अपने रथ में बैठकर महल से बाहर आई। राजा नाहर सिंह को आज के दिन ही मैंने नीलवन में मिलने को कहा था। नगर भ्रमण के बहाने मैं राजा नाहर सिंह से मिल भी लूंगी और किसी को इस बात की कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। शीघ्र ही उनका रथ नीलवन में जा पहुंचा। राजा नाहर सिंह पहले से ही वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो फुलवा, तुमने अपने कार्य में कितनी सफलता पाई? महाराज, इस कार्य को पूरा करने के लिए आपने मुझे पूरे 6 माह का समय दिया था, लेकिन मैं कल ही इस कार्य में सफलता पा लूंगी। ऐसा? हाँ महाराज, मैंने पता लगाया है कि रत्नावली परिमल के साथ सीमा पर स्थित महादेव के मंदिर में पार्वती की पूजा करने प्रतिदिन जाती है। कल मैं भी उसके साथ मंदिर जाऊंगी। और कहकर फुलवा धीरे धीरे उसे अपनी आगामी योजना समझाने लगी। नाहर सिंह को सारी योजना समझाने के पश्चात वो आगे बोली। महाराज, कल जब मैं रत्नावली को लेकर इस वन में पहुंचूं तो आप मुझे यहीं मिलना। यहीं पर मैं आपको रत्नावली को सौंप दूंगी। तब आगे आप जाने और आपका काम। ठीक है फुलवा, हम कल प्रातः ही इस वन में आकर डट जाएंगे। तब नाहर सिंह से विदा ले फुलवा नवलगढ़ वापस लौट गई। अगले दिन जब रत्नावली परिमल के साथ रथ में बैठ पूजा करने महादेव के मंदिर की ओर जाने लगी। बेटी, ये तुम प्रतिदिन दामाद जी के साथ रथ में बैठकर कहाँ जाती हो? बुआ जी, मैं प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जाकर पार्वती माँ की पूजा करती हूँ। ओ, पार्वती माँ की उपासिका तो मैं भी हूँ बेटी। आज मुझे भी अपने साथ माँ पार्वती के दर्शन हेतु ले चलो। जब से नवलगढ़ में आई हूँ, एक बार भी माँ पार्वती की पूजा अर्चना नहीं की है। बुआ जी, आप हमारे साथ मंदिर चलना चाहती हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए, रथ में आ जाइए। फुलवा झट से रथ में चढ़ गई। तब आदेश पा सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया। मंदिर में पहुंचकर रत्नावली ने विधिपूर्वक माँ पार्वती की पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे अपनी चाल चल देनी है, तभी कार्य में सफलता मिल पाएगा। पूजा अर्चना कर जैसे ही वे लोग मंदिर से बाहर निकले, बेटी रत्नावली, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक वन है। उस वन में माँ पार्वती की एक विशाल पत्थर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से स्त्रियाँ आती हैं। अच्छा, तब तो आज हमें उस प्रतिमा के दर्शन करवा लाओ बुआ जी। तुम्हें दर्शन तो करवा लाऊं बेटी, पर इस कार्य में एक अड़चन है। कैसी अड़चन है बुआ? उस वन में केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती है। पुरुषों का उस वन में प्रवेश पर वर्जित है। जबकि हमारे साथ रथ का सारथी और युवराज परिमल भी हैं। उनके साथ मैं तुम्हें उस वन में ले जाने में असमर्थ हूँ बेटी। ओह, तो ये बात है। रत्नावली सोच में पड़ गई। कुछ सोचकर उसने फुलवा से कहा, बुआ जी, ऐसा करते हैं, युवराज को यहाँ रथ के सारथी के पास छोड़कर आप और मैं रथ में बैठकर उस वन में प्रतिमा के दर्शन करने चलते हैं। वहाँ से लौटते समय युवराज और सारथी को अपने साथ ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब रत्नावली ने परिमल से कहा, स्वामी, आप कृपया यहीं सारथी के पास रुकिए। मैं जरा बुआ जी के साथ जाकर पार्वती माँ की प्रतिमा के दर्शन कराऊं। ठीक है रत्नावली, मैं यहीं बैठकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तब परिमल का सारथी के पास छोड़कर रत्नावली रथ में बैठ फुलवा के साथ वहां से चल दी। फुलवा ने रथ को सीधा सीधा ही वन में ले जाकर के रोका। बुआ जी, आप तो मुझे नवलगढ़ से काफ़ी दूर ले आई। यदि मुझे पता होता कि इतनी दूर आना है तो मैं यहाँ नहीं आती। बेटी, अब जब आ ही गई हो तो पार्वती माँ के दर्शन तो कर ही लो। दोनों अभी रथ से नीचे उतरी ही थी कि तभी आसपास के पेड़ों में छिपे नाहर सिंह और उसके सैनिक बाहर निकले और उन्होंने फुलवा एवं रत्नावली को घेर लिया। कौन हो तुम? रत्नावली, ये तुम हमसे नहीं अपितु अपने बुआ पुष्पावली से पूछो, यही तुमको हमारा परिचय देंगी। तब रत्नावली ने फुलवा से पूछा, बुआ जी, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ये सुंदरगढ़ के राजा नाहर सिंह हैं। ओह, तो यही है आपके पति राजा नाहर सिंह। क्या बक रही हो रत्नावली, यह हमारी पत्नी नहीं अपितु हमारी मुँह लगी दासी फुलवा है। क्या? हाँ, यही सच है रत्नावली। तुम्हें राजा नाहर सिंह तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारी नकली बुआ बनी थी। ओह, तो तुम मुझे छल से यहाँ लाई हो, लेकिन क्यों? इसका जवाब तुम्हें फुलवा नहीं, मैं दूंगा रत्नावली। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने छल से फुलवा के द्वारा तुम्हें यहाँ बुलवाया है। नाहर सिंह, आयु में तुम मेरे पिता के समान हो। क्या मुझ पर की दृष्टि डालते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? बकवास बंद कर रत्नावली। हम मन में जो ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। अब तुम हमारी बनकर ही रहोगी। नहीं, ये पाप है, अधर्म है। मैं किसी की पत्नी हूँ, मुझ पर बुरी दृष्टि ना डालो नाहर सिंह। तुम ऐसे नहीं मानोगी रत्नावली, तुम्हें अपने आगोश में लेना ही पड़ेगा। नाहर सिंह ने जैसे ही आगे बढ़कर रत्नावली को स्पर्श किया, वो भय की अधिकता के कारण होश खो बैठी। आ अरे, रत्नावली धड़ाम से पृथ्वी पर गिर बेहोश हो गई थी। ये देख, नाहर सिंह ने फुलवा से कहा। फुलवा, तुम बेहोश रत्नावली को लेकर रथ में बैठो। सुंदरगढ़ पहुंचकर राजवैद्य से रत्नावली का उपचार कराना होगा। जो आज्ञा महाराज। तब बेहोश रत्नावली के साथ वो काफिला सुंदरगढ़ की ओर चल दिया। सुंदरता की देवी रत्नावली अब मेरे कब्जे में है। जैसे ही ये होश में आएगी, मैं इसके साथ विवाह रचा लूंगा। इधर सुबह से शाम हो गई। रत्नावली परिमल के साथ जब मंदिर से वापस नहीं लौटी तो रानी रत्ना एवं रानी पद्मा की चिंता हुई। सारा दिन बीत गया, ना जाने आज बहू रत्नावली और परिमल मंदिर से लौटकर क्यों नहीं आए। मेरा तो जी घबरा रहा है दीदी, पता नहीं वे दोनों अभी तक क्यों नहीं लौटे। ठीक है पद्मा, मैं स्वयं मंदिर जाकर देखती हूँ कि आखिर क्या माजरा है। हाँ, यही ठीक रहेगा दीदी। रत्ना उसी उसी समय रथ में बैठे महादेव के मंदिर की ओर चल दी। उसने सारथी और परिमल को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए पाया। सारथी, तुम यहाँ क्यों बैठो हो? सारथी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहू रत्नावली कहाँ है? रानी माँ, वे तो अपने बुआ जी के साथ ही सुबह कहीं चली गई थी। कहकर गई थी कि कुछ ही देर में वापस लौट आएंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उन्हीं की प्रतीक्षा में युवराज और मैं बैठे हुए हैं। रत्नावली अपने बुआ जी के साथ गई है, लेकिन कहाँ? इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता रानी माँ। तब परिमल को साथ लेकर रत्ना नवलगढ़ वापस लौट गई। इधर सुंदरगढ़ में झल्लाया सा नाहर सिंह राजवैद्य से कह रहा था, राजवैद्य जी, आखिर आपके विचार से रत्नावली की बेहोशी टूट क्यों नहीं रही है? महाराज, मैं भी ये देखकर हैरान हूँ कि सब उपचार करने के पश्चात भी ना जाने क्यों इनकी बेहोशी नहीं टूट रही। ओह राजवैद्य जी, कुछ करो ताकि रत्नावली को होश आए। असमंजस में डूबा राजवैद्य पुनः रत्नावली के उपचार में जुट गया। इधर रानी रत्ना एवं पद्मा ने चारों ओर रत्नावली की खोज करवाई, पर उन्हें कहीं भी रत्नावली का पता नहीं लगा। तब हार कर उन्होंने काकेशस नगर से महिपाल वर्मल को बुलाकर सारी वस्तु स्थिति उसे बताई। सारी बात जानकर राजा महिपाल वर्मल हैरत में पड़ गया। आखिर कौन आखिर कौन स्त्री यहाँ हमारे नकली बहन बनकर आई थी? किसकी शरारत हो सकती है ये? वो स्वयं को सुंदरगढ़ के राजा नाहर सिंह की पत्नी बता रही थी। जब उस स्त्री ने यहाँ सारा झूठ ही बोला था, तो उसने निश्चय ही ये भी झूठ बोला होगा कि वो राजा नाहर सिंह की पत्नी है। राजकुल से संबंध रखने वाली कोई स्त्री अपहरण जैसा निकृष्ट कार्य नहीं कर सकती। फिर वो कौन थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस उद्देश्य से इस प्रकार रत्नावली का अपहरण करके ले गई है। राजकुल की वधू का कोई इस प्रकार अपहरण करके ले जाए, ये तो सरासर हमारे कुल का अपमान है। हमारे लिए भी तो ये डूब मरने वाली बात है समधिन जी। हम भी तो बेटी के बाप हैं। तीनों गहन दुविधा में डूब गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे थे, पार्वती, पृथ्वी पर तुम्हारी भक्तिन रत्नावली पर इस समय घोर संकट आया हुआ है। क्या ऐसे समय में तुम अपनी भक्तिन की कोई सहायता नहीं करोगी? आप क्या समझते हैं नाथ कि मुझे रत्नावली की कोई चिंता नहीं है? नाथ,
उसे मैंने ही तो अब तक अचेता अवस्था में डाला हुआ है। अच्छा, लेकिन क्यों? जरा मैं भी तो सुनूं। नाथ, रत्नावली के होश में आते ही पापी नाहर सिंह जबरदस्ती उसके साथ विवाह कर लेगा। इसलिए न रत्नावली होश में आएगी, न नाहर सिंह अपने ध्येय में सफल हो पाएगा। ओह, लेकिन ऐसा है तो क्या तुम हमेशा के लिए रत्नावली को अचेत ही रहने दोगी? जब तक नाहर सिंह का अंत नहीं होगा, तब तक रत्नावली को अचेत ही रखना होगा। क्या तब तुम नाहर सिंह के अंत का कोई उपाय क्यों नहीं करती हो पार्वती? जितनी जल्दी हो सके अपनी भक्तिन को इस घोर संकट से बाहर निकालो। जैसी आपकी अज्ञानात, लेकिन इस कार्य को करने के लिए आज मुझे आपके गणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मेरे गणों से तुम कैसा भी कार्य ले सकती हो पार्वती। शिव के आवाहन पर तुरंत ही उनके गण वहां प्रकट हो गए। तब गणों के मुखिया शिवालिक को देवी पार्वती ने आदेश दिया। शिवालिक, तुम्हें शरीर वृद्धि कारक लाल फल लेकर बाकी गणों के साथ पक्षियों के रूप में नवलगढ़ के युवराज परिमल के पास जाकर उसे शरीर वृद्धि कारक लाल फल खिलाना होगा। तत्पश्चात नाहर सिंह के विरुद्ध युद्ध करने में तुम्हें परिमल का साथ देना होगा। जो आज्ञा माँ। गणों की टोली शिवालिक के नेतृत्व में पक्षी बन पृथ्वी की ओर उड़ चली। सबसे आगे शिवालिक शरीर वृद्धि कारक फल चोंच में दबाए उड़ा जा रहा था। इधर परिमल उदास सा राज उद्यान में बैठा सोच रहा था। रत्नावली मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। वो मुझे कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और मुझसे कितना स्नेह करती थी। ना जाने इस समय वो कहाँ होगी। यही वो क्षण था जब पक्षी बने गणों की टोली उद्यान के ऊपर पहुंची। शिवालिक चोंच में लाल फल दबाए परिमल की ओर बढ़ा। अरे, इतने सारे एक जैसे पक्षियों की टोली! ये पक्षी तो पृथ्वी के नहीं दिखाई देते। ये कौन से लोक से आए हैं? परिमल ये सब सोच ही रहा था कि तभी शिवालिक ने पृथ्वी पर उतर अपनी चोंच में दबा लाल फल पृथ्वी पर रख दिया। तत्पश्चात, युवराज परिमल, तुम ठीक सोच रहे थे। हम इस लोक के पक्षी नहीं हैं। अरे, तुम तो मानव की तरह बोल रहे हो। बताओ पक्षी, तुम कहाँ से आए हो? युवराज, मैं तुम्हें अपने विषय में विस्तार से बताऊंगा। पहले तुम इस लाल फल को हमारी तुच्छ भेंट समझकर खा लो। उत्सुकता में डूबे परिमल ने पृथ्वी पर पड़ा लाल फल उठाया और उसे खाने लगा। अगले ही पल, ओह, मेरा शरीर अचानक बढ़ने लगा है। लाल फल को खाने से परिमल पलक झपकते ही बालक से युवा हो गया। शरीर बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का भी काफी विकास हो गया था। ओह, ये मैं हूँ युवराज परिमल। अब मैं तुम्हें अपने और अपने साथियों के विषय में बताता हूँ। अगले ही पल शिवालिक अपने वास्तविक रूप में परिमल के सामने खड़ा था। युवराज परिमल, मैं भगवान शिव का गण शिवालिक हूँ। मेरे साथ के अन्य पक्षी ना होकर भगवान शिव के गण ही हैं। लेकिन तुम लोग पक्षी का रूप धरकर मेरे पास क्यों आए हो? युवराज, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि राजकुमारी रत्नावली के साथ तुम्हारा विवाह हुआ था। हाँ, अच्छी तरह याद है ये मुझे। लेकिन कुछ दिन पहले रत्नावली अचानक मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। युवराज, वो गए नहीं, उन्हें जबरन ले जाया गया है। ये सब सुंदरगढ़ के राजा नाहर सिंह का किया धरा है। रत्नावली इस समय उसी के कब्जे में है। क्या? हाँ युवराज, तुम्हारी पत्नी के अपहरण के अलावा नाहर सिंह ने तुम्हारे पिता जयमल का भी अकारण वध किया था। वो तुम्हारा दोषी है। क्या तुम उसे दंड नहीं दोगे युवराज? ये सुन परिमल आवेश से चिल्ला उठा। नाहर सिंह की ये मचाल! मैं अभी उस पर आक्रमण करके उसे उसकी करनी का मजा चखाता हूँ। युवराज, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो हम समस्त गण तुम्हारे पास आए हैं। आओ, यहीं से हमारे साथ सुंदरगढ़ चलो। बिना अस्त्र शस्त्रों से ही हमारी गण सेना नाहर सिंह के छक्के छुड़ा देंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शिवालिक पुनः पक्षी बन गया। तब उसके कहने पर परिमल उसकी पीठ पर बैठ गया। तत्पश्चात पक्षियों का वह काफिला वहां से सुंदरगढ़ की ओर उड़ चला। शीघ्र ही यह अद्भुत काफिला सुंदरगढ़ में जा पहुंचा। तब सारे गण अपने असली रूप में आ गए। तत्पश्चात शिवालिक परिमल से बोला, युवराज आओ, अब राजा नाहर सिंह पर आक्रमण करें। खाली हाथ आक्रमण? तब तो नाहर सिंह की सेना हमें गाजर मूली की तरह काट कर रख देगी।
युवराज, अकल्पनीय बातों की कल्पना करके डर रहे हो। हम तो शिव के गण हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही तुम्हारी बात, तो तुमने जिस समय शरीर वृद्धि कारक वाला फल खाया था, उसी समय तुम्हारे शरीर में 100 हाथियों का बल आ गया था। साथ ही तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर बन गया है। अब तुम्हारे शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र कामयाब नहीं होगा। अब तुम अजय बन गए हो युवराज। ओह, तब तो कोई डर की बात नहीं है। तब राह रोकती हर बाधा को पार करता हुआ परिमल गणों की सेना के साथ सुंदरगढ़ के राजमहल की ओर बढ़ चला। ये कैसे मानव है जो इनके शरीर पर तीर तलवार भाले किसी का भी असर नहीं हो रहा है। आ आ इधर बदहवास सा एक सैनिक महल में राजा नाहर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, महल पर विचित्र प्रकार के प्राणियों ने धावा बोल दिया है। उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा है। क्या बक रहे हो? ऐसे क्या वे प्राणी लोहे के बने हुए हैं? यही वो क्षण था जब अपने साथियों के साथ परिमल उस कक्ष में आ धमका। नाहर सिंह, तेरे पापों के घड़े को फोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। कौन है तू? नाहर, मैं उस राजा जयमल का बेटा हूँ जिसे तूने बेवजह मार दिया था। मैं उस रत्नावली का पति हूँ जिसे तूने कामांध होकर कैद कर रखा है। ओ, तो युवराज परिमल है, लेकिन तू तो 6 वर्ष का बालक था। तू युवा कैसे हो गया? मैं तुमसे बदला लेने के लिए बालक से युवा बना हूं नाहर। तूने मेरे परिवार पर बहुत जुल्म ढाए हैं। परिमल आवेश में आगे बढ़ा और उसने खिलौने की तरह नाहर सिंह को अपने हाथों में उठा लिया। परिमल ने नाहर को हवा में अनगिनत चकरघिन्नी खिला डाली। अरे परिमल, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अभी उतारता हूँ तुझे, नीच दुष्ट। अगले ही पल धड़ाम, आ पल भर में ही नाहर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी देवी पार्वती वहां प्रकट हुई। युवराज परिमल, तुम्हारी पत्नी रत्नावली मेरी परम भक्तिन है। उसे संकट में पड़े देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ही गणों को तुम्हारी सहायतार्थ तुम्हारे पास भेजा था। लेकिन माँ, रत्नावली आखिर है कहाँ? वो महल में ही एक कक्ष में अचेत पड़ी है। जाओ, जाकर उसके कानों में धीरे से उसका नाम पुकारो। ऐसा करते ही वो तत्काल ही होश में आ जाएगी। ये कहा पार्वती जी गणों के साथ अदृश्य हो गई। तब परिमल सोचता हुआ उस कक्ष में पहुंचा जिसमें राजकुमारी रत्नावली अचेत पड़ी थी। आहा, ये रही रत्नावली। अब मैं माँ पार्वती के कहे अनुसार इसे होश में लाने का प्रयास करता हूँ। परिमल ने झुककर रत्नावली के कान में पुकारा, रत्नावली, रत्नावली। रत्नावली ने तत्काल ही आंखें खोल दी। कौन है आप? ओह रत्नावली, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा पति परिमल हूँ। तुम बालक परिमल हो? तुम बालक से युवा कैसे हो गए? यह सब माँ पार्वती के प्रताप का फल है। रत्नावली, तुम्हारी भक्ति ने मेरा भी भला कर दिया है रत्नावली। परिमल ने सारी बात विस्तार पूर्वक रत्नावली को बताई। सारी बातें सुनकर रत्नावली ने चैन की सांस ली। चलो, पापी नाहर सिंह का अंत हो गया। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। इधर राजा नाहर सिंह और असंख्य सैनिकों के मारे जाने का समाचार सुनकर दरबारी और बचे खुचे सैनिक भौचक्के के रह गए थे। बचने का कोई चारा ना देखकर उन सब ने परिमल के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। तब राजा नाहर सिंह के किशोर पुत्र मोहर सिंह से परिमल ने कहा, मित्र, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। चूंकि तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, इसलिए सुंदरगढ़ का राजपाट अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मोहर सिंह को सुंदरगढ़ का राजपाट सौंप परिमल रत्नावली के साथ नौलगढ़ लौट गया। अब परिमल को युवा देख पद्मा खुशी से पागल हो उठी। साथ ही रत्नावली को सकुशल देख उनकी प्रसन्नता दुगुना हो गई थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।